नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन न्यूज खबरें आप तक। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आप तमाम दर्शकों को दिन न्यूज मधुबनी की पूरी टीम की तरफ से मधुबनी जिला स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 51वां जिला स्थापना दिवस सह मधुबनी महोत्सव के अवसर पर कार्यक्रमों की रही धूम। जिलाधिकारी ने वॉटसन स्कूल परिसर मुख्य समारोह स्थल पर केक काटकर व गुब्बारा उड़ाकर किया कार्यक्रम का आगाज। स्कूली बच्चों ने किया प्रतिभा का प्रदर्शन। बेनीपट्टी के बनकट्टा में बिजली के शॉर्ट सर्किट से हुई भीषण अगलगी। 75,000 से अधिक की संपत्ति जलकर राख। जिला पदाधिकारी ने पिलकवार पंचायत के पिलकवार गांव में फसल कटनी प्रयोग का किया निरीक्षण। जयनगर प्रखंड के सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में बीडीओ राजीव रंजन कुमार ने पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बैठक का किया आयोजन। मतदाता सूची में नाम जोड़ने को लेकर की गई अपील। बीते दिनों फुलपरास थाना क्षेत्र के NH 57 पर मधेपुरा डीएम की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने की प्रेस वार्ता। मधेपुर के डारह गांव में हुई भीषण अगलगी। 2 परिवार का घर जलकर राख। नेपाली रेलवे स्टेशन सुरक्षा को लेकर नेपाल में भारतीय राजदूत को लिखा गया पत्र। नेपाल रेलवे के जीएम निरंजन झा ने कहा, भारत सरकार नेपाली रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को दे हमें जिम्मेदारी। भाजपा जिला कार्यालय सभागार में जिलाध्यक्ष अविनाश कुमार पासवान ने की अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक। रांची में राजद के नेताओं ने जागरूकता सम्मेलन का किया आयोजन। जुटे कई दिग्गज नेता। जयनगर के कमलाबारी हटलिटवा गांव निवासी समाज सेवी 55 वर्षीय राजेश्वर सिंह के निधन पर शोक सह श्रद्धांजलि। मधुबनी में उत्पाद विभाग के द्वारा शराब कारोबारी व पीने वाले के खिलाफ लगातार सघन जांच अभियान जारी। शराब सेवन करने या कारोबार करते पकड़े जाने पर होगी कठोर से कठोर कार्रवाई। उत्पाद अधीक्षक दुर्गेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया। और विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक सौराठ सभागाछी में बीते वर्ष हुए 1.25 करोड़ पार्थिव शिव पूजन का हुआ 1 साल पूरा। समिति के युवा सदस्यों ने पूजा का किया आयोजन। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला के 51वां स्थापना दिवस पर कार्यक्रमों की धूम रही। बड़े ही शानदार तरीके से जिला स्थापना दिवस का आगाज किया गया। कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार एवं मधुबनी जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में 1 व 2 दिसंबर को मधुबनी जिला स्थापना दिवस सह मधुबनी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह वॉटसन स्कूल परिसर से जिला भर के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं के द्वारा प्रभात फेरी निकालकर शुरुआत की गई। इसके बाद इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के प्रथम दिन स्कूली बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। इस प्रस्तुति से पहले मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, उप विकास आयुक्त विशाल राज, सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार समेत तमाम वरीय पदाधिकारियों ने वॉटसन स्कूल परिसर के मुख्य समारोह स्थल पर
केक काटकर व गुब्बारा गुच्छ उड़ाकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके अलावा वॉटसन स्कूल परिसर में अलग अलग विभागों के कुल 32 स्टॉल लगाए गए थे, जिन स्टॉल पर विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की बारीकी से विस्तार पूर्वक जानकारी साझा की जा रही थी। कार्यक्रम के दौरान जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा व अन्य पदाधिकारियों के द्वारा स्टॉल का निरीक्षण भी किया गया। इसके बाद पूरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा आज वॉटसन स्कूल मधुबनी के प्रांगण में आयोजित जिला स्थापना दिवस कार्यक्रम की शुरुआत प्रातःकालीन प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रभात फेरी में विभिन्न विद्यालयों एवं संस्थानों से आए हुए प्रतिभागियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। मतदाता सूची में नाम है जरूरी, तभी होगी जिम्मेवारी पूरी, मेरा वोट मेरा अधिकार, इन सभी नारों के साथ चल रहे प्रतिभागियों को लोग सुबह सुबह अपने घरों की छतों से हौसला अफजाई करते दिखे। वॉटसन स्कूल के प्रांगण में आयोजित जिला स्थापना दिवस के मुख्य समारोह के लिए भव्य पंडाल का निर्माण किया गया और विभिन्न विभागों के कुल 32 स्टॉल लगाए गए। विकास मेला में विभिन्न विभागों द्वारा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं सहित विकास कार्यों को प्रदर्शित किया गया। आपदा प्रबंधन विभाग के स्टॉल पर एसडीआरएफ की टीम ने मॉक ड्रिल द्वारा विभिन्न आपदाओं से बचाव की जानकारी दी। वहीं काफी संख्या में आपदा से बचाव से संबंधित पुस्तकें, फोल्डर, पंपलेट का वितरण किया गया। परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों से शपथ पत्र भरवाया गया। वहीं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा नशा के विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। साथ ही सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जागरूकता हेतु फोल्डर का भी वितरण किया गया। मतदाता जागरूकता सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी लेने वालों की भीड़ लगी रही। खेल प्रतियोगिता के साथ साथ रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने अपनी कला से सभी को प्रभावित किया। इसके अतिरिक्त लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, जिला आपूर्ति कार्यालय, आईसीडीएस, जिला कल्याण कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग, जिला आपदा प्रबंधन कोषांग, मिथिला चित्रकला संस्थान, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, विद्युत विभाग, गव्य विकास, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, साक्षरता अभियान, जिला पंचायत शाखा, जिला योजना शाखा, सहकारिता, उद्यान व कृषि विभाग के स्टॉल शामिल हैं। इतना ही नहीं, मशरूम के क्षेत्र में नवाचार आधारित फूड स्टॉल भी लगाए गए। इन सभी स्टॉल का जिलाधिकारी द्वारा बारी बारी से निरीक्षण किया गया और उपलब्धियों की जानकारी ली गई। दिन के कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों से आए हुए बच्चों ने भी अपनी कला का परिचय देते हुए दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, डीडीसी विशाल राज, नगर आयुक्त अनिल चौधरी, एडीएम आपदा संतोष कुमार, एसडीओ अश्विनी कुमार, डीपीआरओ परिमल कुमार, सिविल सर्जन नरेश भीमसारिया सहित सभी अधिकारी व काफी संख्या में बच्चे, महिलाएं व आमजन उपस्थित थे।
राजेश ये काला प्याज वहाँ पर आगे रंग काला है नहीं सर, तवे में जो है तो मतलब लाल है, थोड़ा देर काटने के बाद ही काला हो जाता है। छोड़ दो बाकी स्वाद सेम। हाँ सेम। ये है कहाँ है, ये हल्दी है काला। मधुबनी जिला वासियों को जिले के 91 स्थापना दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और पूरा जिला स्थापना दिवस आज बहुत धूमधाम से मना रहा है। सवेरे से ही हम लोगों ने प्रभात फेरी की इसकी शुरुआत की थी और फिर यहाँ जो महान विभूतियाँ उनके प्रतिमा पर हम लोगों ने माल्यार्पण भी किया। और इस वर्ष की जो हम लोगों की थीम रही है, आप लोग जानते हैं कि निर्वाचन जो होता है, चुनाव है, लोकतंत्र का महापर्व होता है और उसी के मतदाता सूची की तैयारी के लिए विशेष संक्षिप्त निरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। तो हम लोगों ने इस वर्ष में जो स्थापना दिवस का थीम रखा है, सभी लोगों को यही जागरूक करने का कि मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएं और जब चुनाव आए तो अपना मतदान का मताधिकार का प्रयोग करें। इसी की जागरूकता को इस स्थापना दिवस और मधुबनी महोत्सव के इस वर्ष हम लोगों ने थीम रखा है। और केक काट के आज स्थापना दिवस का जिस प्रकार से हम लोग बर्थडे मनाते हैं, तो आज जिले का भी बर्थडे हम लोग शुरुआत केक काट के किए हैं। उसके पश्चात विभिन्न विभागों द्वारा अपना अपना स्टॉल लगाया गया है। स्थापना दिवस अपने जिले का बहुत खुशी की बात है, पूरा प्रशासन जिला इसको मना रहा है। आज इसकी शुरुआत प्रभात फेरी से की गई है और इस वर्ष हम लोगों ने जो स्थापना दिवस का थीम है वो मतदाता जागरूकता से संबंधित हम लोगों ने रखा हुआ है। और क्योंकि अभी आप लोग जानते हैं कि विशेष संक्षिप्त निरीक्षण अभियान चल रहा है मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए, मतदाता सूची में नाम निरूपित कराने के लिए या फिर संशोधन कराने के लिए ये अभियान चल रहा है। ये 9 दिसंबर तक ये अभियान चलेगा। अभी मैं विशेष रूप से अपने ज़िले की जो स्थिति 18 वर्ष और 19 वर्ष जो कैटेगरी है, इस वर्ष के मतदाताओं की संख्या काफ़ी कम है। विशेष रूप से मैं अपने के माध्यम से जिला स्थापना दिवस के अवसर पर मैं अपील करता हूँ, जो भी बालक या बालिका 18 और 19 साल की उम्र पार कर चुके हैं, रूप से अपना मतदाता सूची में नाम जुड़वा लें। साथ ही साथ अपने जिला में जो जेंडर रेशियो है मतदाता सूची का, वो भी जनसंख्या की जनगणना के जेंडर रेशियो को थोड़ा कम है। जनगणना के हिसाब से 926 होना चाहिए प्रत्येक 1000 पुरुष को, लेकिन मतदाता में प्रत्येक 1000 पुरुष मतदाता से 909 है, तो 17 का गैप है। तो कहीं ना कहीं महिला ऐसी बहुत सारी हैं जो मतदाता बन सकती है, लेकिन नाम नहीं जुड़वाया है। तो आप लोगों के माध्यम से इस अवसर पर मैं उनसे भी अपील करता हूँ, बढ़ चढ़ के इसमें अपना नाम जुड़वा लें ताकि जो लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव में अपनी सरकारी कर सकें। एक और बात है कि अपने ज़िले में ऐसी ईपी रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, इसका अर्थ है कि बहुत सारे ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका नाम मतदाता सूची में शोभित करने का भी अभियान चल रहा है। मैं आपको माध्यम से मधुबनी जिला वासियों से अपील करता हूँ कि अगर आपके घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु और मतदाता सूची में उनका नाम है, निश्चित रूप से साथ में आवेदन करिए। आज मैं अपने दिवस के अवसर पर कई प्रकार के कार्यक्रम सभी मधुबनी जिला वासियों को आपका दिवस ढेर सारी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी नगर के बनकट्टा गांव से अगलगी की खबर सामने आ रही है, जहां एक घर में अचानक आग लग गई। इस अगलगी की घटना में 75,000 से अधिक की संपत्ति जलकर राख हो गई। गौरतलब है कि पीड़ित किराएदार गोलगप्पे बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं मौके पर विभाग को दी जाने वाली सूचना के बाद 2 अग्निशमन की दमकल गाड़ियों के पहुंचने के बाद कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया गया। बेनीपट्टी नगर के बनकट्टा गांव में बिजली के शॉर्ट सर्किट से भीषण अगलगी की घटना हुई। अगलगी में 75,000 नगद समेत 10 लाख मूल्य के सामान जलकर खाक हो गया। अग्निशमन की 2 दमकल कर्मियों ने आग पर भारी मशक्कत के बाद काबू पाया।
मिली जानकारी के अनुसार बनकट्टा के हेम नारायण झा के किराए के लिए बने मकान में यूपी के जालौन जिले के विमल कुमार 100 परिवार रहकर बेनीपट्टी बाजार में गोलगप्पे बेचता था। गुरुवार की शाम उसकी पत्नी घर में ताला लगाकर बाजार गई। इसी दौरान देर शाम बिजली के शॉर्ट सर्किट से घर के अंदर आग लग गई। आग देखते ही भयानक रूप अख्तियार करते हुए घर में रखा 75,000 नगद, 2 सोने के आभूषण, चांदी का पायल, आटा, चावल, कूलर, पंखा, चौकी, स्टूल, मिक्सर, बिछावन, हर एक सामान जलकर खाक हो गया। आग के भयानक रूप लेते ही इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई, जिसके बाद अग्निशमन की 2 दमकल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पीड़ित विमल कुमार ने बताया कि गोलगप्पे बेचकर पैसा जमा हुआ था, सब बर्बाद हो गया। पीड़ित ने बताया कि पूरी रात अपनी पत्नी व छोटे बच्चों के साथ दूसरे के घर में रहकर गुजारा है। उधर बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। पीड़ित परिवार ने अगलगी की सूचना बेनीपट्टी थाना, नगर पंचायत व अंचलाधिकारी को देकर मुआवजा दिए जाने की मांग की है। विमल कुमार। कल क्या हुआ था? कल आग लग गया था घर में, हम दुकान लेके गए थे। घर में मिसेज थी, मिसेज चली गई मार्केट से आई, ताला लगा था, तब तक घर में आग लग गया। क्या सब इसमें क्षति हुआ? इसमें कूलर हुआ, फैन, ऊपर वाला फैन हुआ, टेबल हुआ, चौकी हुआ, पूरा घर के कपड़े थे, पैसा था, 1 लाख रुपया कैश था, और इसके अलावा बहुत कुछ था इसमें। पंखा वंखा लेके सब चीज़ जल गया। जेवर भी गायब? हाँ, रिंग हुआ है, 1 रिंग था, और चांदी का पायल थी, और भी कुछ था सामान। इसका परिवार है पूरा, तो बहुत कुछ होता है। की क्षति हुई होगी लगभग पूरा मकान से लेके अगर छोड़िएगा तो 10 लाख की लमसम हो जाएगा। 10 लाख की क्षति हुई। कल आग जब लगी थी उस समय क्या हुआ था और अग्निशमन को सूचना दी गई थी, आग पर काबू किस तरह पाया गया? जब हम आए तो देखें कि पूरा घर धू करके जल रहा है। कारण 2-3 दिन से यहाँ पर बिजली का कम चल रहा है। बिजली के ठेकेदार के द्वारा पोलिंग और वायरिंग का कम चल रहा है। दिन भर लाइट ब्रेक रहता है। शाम में अचानक लाइट आया। लाइट आने से जब हम यहाँ आए तो देखें कि इसका मेन लाइन और अर्थिंग जो है उसमें लाइन में पूरा आग पिघला हुआ है, और पूरा बोर्ड को पिघला के उसमें जो सामान वामान रखा था सब में आग पकड़ लिया है। पूरा रूम में 10-10 फीट का लहास उठ रहा था। फिर हमने फायर ब्रिगेड को सूचना दिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, उसने आग पे पानी का काम किया और आग पे काबू पाई। और फिर हम सारा सामान जल चुका है। पूर्ण रूपन जो है ये रूम बर्बाद हो चुका है। जो कुछ भी रखा था जल के खाक हो गया। किस चीज का व्यवसाय आप लोग करते हैं यहाँ? गोलगप्पे का। कहाँ के रहने वाले? कहाँ? यूपी के। यूपी के हैं। कब से रह रहे थे? 3-6 साल हो गया। और समय ये आग जब लगी थी उस समय आप लोग कहाँ थे? मैं मार्केट गई थी, मेरे पति ठेली लेके गए थे। और क्षति जो हुई है उसमें क्या सब जला है? घर का पूरा सामान सब था, कूलर था, फैन था, और सारे कपड़े थे, और चौकी था, खटिया था, बहुत सारा सब रिफांड, आलू प्याज से लेके सब कुछ, बहुत सारा सामान था। 90 किलोमीटर था। रात में फिर आप लोग कहाँ रहे हैं? रात में कहाँ थे आप? मैं दूसरे रूम में सोई हूँ रात को। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जिले भर में बढ़ती जनसंख्या को भोजन मुहैया कराने, कृषि आधारित औद्योगिकरण का विस्तार समेत अन्य बिंदुओं को लेकर फसल कटनी प्रयोग का निरीक्षण किया। इस फसल कटनी निरीक्षण के दौरान उन्होंने मधुबनी के पिलखवार पंचायत के पिलखवार गांव में इस कार्य का निरीक्षण किया, जहां उनके साथ जिला सांख्यिकी पदाधिकारी समेत अन्य पदाधिकारी शामिल थे। राज्य की निरंतर बढ़ती जनसंख्या को भोजन मुहैया कराने, कृषि आधारित औद्योगिकरण का सुदृढ़ आधार तैयार करने तथा आर्थिक व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए कृषि उत्पाद का बढ़ावा जरूरी है। इसलिए प्रतिवर्ष फसलों का उपल दर निकालने या आकलन करना आवश्यक है, जिससे हम पता कर पाएंगे कि उत्पाद में वृद्धि हो रही है या नहीं। इस वृद्धि से हम अपनी पूरी जनसंख्या को भोजन दे पाएंगे। यदि उपज दर में कमी हो रही है तो वो कौन कौन से कारण हैं। इस क्रम में फसल सहायता योजना के अंतर्गत मुख्य फसल धान, गेहूं, मक्का का प्रत्येक पंचायत पे 5 प्रयोग फसल कटनी कार्य अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा प्रत्येक कृषि वर्ष में कराया जाता है। इसी क्रम में आज 1 दिसंबर शुक्रवार को जिला पदाधिकारी मधुबनी अरविंद कुमार वर्मा ने
फसल कटनी प्रयोग का निरीक्षण पिलखवार पंचायत के पिलखवार ग्राम में कृषि वर्ष 2023-24 में रैंडम संभावित के आधार पर प्लॉट खेसरा पर 10 मीटर 5 मीटर के क्षेत्र में धान फसल कटनी प्रयोग संपादित किया गया। किसान विश्वनाथ यादव के खेत में 10 मीटर 5 मीटर क्षेत्र में 24.19 किलो धान प्राप्त हुआ। इस प्रकार 48,380 हेक्टेयर प्रति क्विंटल धान का उत्पादन का आकलन किया गया। इस कार्य में राकेश कुमार, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी ललन कुमार चौधरी, जिला कृषि पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, कृषि समन्वयक एवं अन्य कई पदाधिकारी उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव रंजन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को बीडीओ राजीव रंजन ने अहर्ता तिथि 1 जनवरी 2024 तक 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए उन्हें प्रेरित करने को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने कई दिशा निर्देश निर्गत किए। पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत अहर्ता 1 जनवरी 2024 के आधार पर संयोग मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने व नाम विलोपित एवं संशोधन करने हेतु जयनगर प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्ध नागरिकों एवं बीएलओ को सहयोग करने हेतु शुक्रवार को प्रखंड कार्यालय के समीप सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में बीडीओ राजीव रंजन कुमार की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक की गई। बैठक में पीओ कृष्ण कुमार चौधरी, कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक कंचन कुमारी, उप मुख्य पार्षद माला देवी, मुखिया मोहम्मद जियाउद्दीन, लाल बिहारी मंडल, संतोष कुमार मंडल, माकपा प्रखंड अध्यक्ष कुमार राणा प्रताप सिंह समेत अन्य लोग मौजूद थे। बीडीओ ने कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में कोई भी युवक जिसका उम्र 1 जनवरी 2024 को 18 साल हो गया, ऐसे मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने उपस्थित जनप्रतिनिधि व बीएलओ को कहा कि निर्वाचन में सबकी जिम्मेदारी है, समय पर मतदान करें व मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करें। शनिवार एवं रविवार को सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ की उपस्थिति है। नए मतदाता का नाम शामिल करें। उन्होंने सभी बीएलओ को अपने बूथों पर कम से कम 50 मतदाता का नाम शामिल करने की बात कही। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बीते दिनों फुलपरास थाना क्षेत्र के NH 57 पर मधेपुरा डीएम की गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई थी। इस घटना में एक 31 वर्षीय महिला व एक 4 वर्षीय बच्चे की कुचलकर मौके पर ही मौत हो गई थी और अन्य 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें डीएमसीएच इलाज के लिए रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान एक और मजदूर की मौत हो गई थी। इस पूरे मामले को लेकर मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी कि इस घटना को लेकर कई समाचार चैनलों, इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के द्वारा भ्रामक खबरें फैलाई गई है। उन्होंने कहा कि जिस दिन यह घटना हुई थी उसी दिन पुलिस प्रशासन विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से सभी प्रकार की जानकारियों को साझा कर रही है, लेकिन कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया चैनल रहे जिन्होंने उन सभी खबरों को नजरअंदाज करते हुए झूठी व भ्रामक तथ्यहीन खबरें चलाई। उन्होंने कहा है कि इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। मधुबनी जिले के फुलपरास में NH 57 पर मधेपुरा डीएम की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त मामले में कई प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तथ्यहीन एवं भ्रामक खबरें चलाई, जो खेद का विषय है। यह बातें मधुबनी के एसपी सुशील कुमार ने अपने सभा कक्ष में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा। गौरतलब है कि बीते दिनों फुलपरास थाना क्षेत्र के NH 57 पर NHIA के कर्मी को बचाने के क्रम में मधेपुरा डीएम की गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इसी क्रम में एक बड़ा हादसा हो गया। डीएम की गाड़ी से 31 वर्षीय गुड़िया देवी व उनकी पुत्री 4 वर्षीय आरती कुमारी की कुचलकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 मजदूर की हालत अत्यंत गंभीर देखते हुए डीएमसीएच रेफर कर दिया गया, जिसमें इलाज के दौरान एक मजदूर की मृत्यु हो गई। एसपी सुशील कुमार ने बताया कि जिस दिन घटना घटी उसी दिन पुलिस के द्वारा सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर घटना का विवरण पोस्ट किया गया था। इसके बावजूद कई प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसे संज्ञान में लिए बिना तथ्यहीन व भ्रामक खबरें चलाई। इस मामले की जांच की गई और परिवहन एक्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की गई है। एसपी ने बताया कि अन्य बिंदुओं पर जांच जारी है।
मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा मिले, इसके लिए सरकार को पत्र लिखा गया है। दिनांक 21 नवंबर 2023 को जो फूलपरास NH 57 पे मधेपुरा DM के व्हीकल से घटना हुई थी, उसके बारे में क्लैरिफिकेशन देने के लिए बुलाया गया। हम लोगों ने ये देखा, अनुभव किया कि कुछ मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कुछ तथ्यहीन और भ्रामक खबरों को चला रही थी, जिस कई चीज़ें हैं जो कि तथ्यहीन थी, और जिसके कारण से ऐसा लग रहा था कि उनको जो तथ्य है, फैक्ट है, उसको जानने से ज़्यादा सेंसेशनलाइजेशन करने की उनकी मंशा है, जो कि काफ़ी खेदजनक है। चूँकि ये बहुत गंभीर कांड है, घटना हुई है, उसमें किस तरीके से जिम्मेवारी से न्यूज़ देना चाहिए, तो उसी के क्लैरिफिकेशन के लिए हम लोगों ने अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। इसमें जो घटना हुई थी वो 21 तारीख को लगभग 8 बजे के आसपास में NH 57 पर जो पुरवारी टोल है फुलपरास थाना अंतर्गत, वहीं पे DM मधेपुरा की गाड़ी इनोवा क्रिस्टा वो जा रही थी पटना के डायरेक्शन से अररिया की डायरेक्शन पे। तो वो जा रही थी, वहीं पे पुरवारी टोल के पास NHAI के कर्मी वहाँ पे कार्य कर रहे थे, बाइक पट्टी को रंगने का, और वहाँ पे उनकी मशीन भी थी, और पहले वो गाड़ी मशीन से टकराई, तेज़ी से आ रही थी गाड़ी, मशीन से टकराई, और उसके बाद जो मजदूर काम कर रहे थे उनसे टकराई, और उसके बाद उनको बचाने के चक्कर में जो लेफ्ट साइड में जो वो टर्न की, वहाँ एक महिला और उनकी बच्ची जा रही थी, उनसे टकरा करके, और जो रेलिंग है उसमें टकरा के गाड़ी रुक गई। इसमें अनफॉर्चुनेट बहुत घटना थी, इसमें जो महिला और बच्ची उनकी मृत्यु वहीं पे हो गई, और जो मजदूर जो घायल थे उनको अस्पताल ले जाया गया पुलिस की टीम के द्वारा। वहाँ पे तुरंत एम्बुलेंस भी आ गया था, 112 की टीम भी पहुँच गई थी, और SDPO SDM भी पहुँच गए थे। इलाज के क्रम में एक मजदूर की भी मृत्यु हो गई, बाकी एक मजदूर जो और घायल थे वो अभी स्वस्थ है, ठीक है, उनका इलाज अभी भी चल रहा है। तो जो ये घटना हुई थी उसमें बहुत ही संवेदनशीलता से और त्वरित तौर पे पुलिस ने भी और प्रशासन ने भी कार्रवाई की है। वहाँ पे 5 मिनट के अंदर में हमारी पुलिस की टीम पहुँच गई थी, और जो घायलों को है वहाँ पे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो हम उसके अलावा SDO और SDPO भी तुरंत वहाँ घटनास्थल पर पहुँच करके सारी कार्रवाई उन्होंने की है। जो इसमें FIR हुआ वो मृतका के रिलेटिव के द्वारा किया गया है, अज्ञात चालक के विरुद्ध किया गया था, उसी दिन हुआ था, इसलिए अब चालक की पहचान नहीं थी, इसलिए अज्ञात चालक के विरुद्ध किया गया था। गाड़ी नंबर दिया गया था जो DM मधेपुरा की गाड़ी, उसमें मैंने तुरंत ही IO जो है निर्देशित किया था कि IO इंस्पेक्टर लेवल का होना चाहिए, क्योंकि इसमें ये बहुत ही गंभीर घटना हुई है, उसमें इंस्पेक्टर लेवल, ताकि अनुसंधान अच्छे से हो सके। और SDPO भी लगातार वहाँ पे इंस्पेक्शन करके उन्होंने सारी रिपोर्ट जो होती है वो रिपोर्ट सौंपी थी। पोस्टमार्टम भी त्वरित तौर पे करवा के उसका हम लोगों ने रिपोर्ट प्राप्त कर लिया। जो IO है, IO ने जो गाड़ी का चालक है उसकी पहचान करने के लिए मधेपुरा गए। मधेपुरा में DM ऑफिस में जो ऑफिस है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफिस, वहाँ से उन्होंने DM की गाड़ी जो चला रहा था ड्राइवर, उसका विस्तृत डिटेल उन्होंने मांगा, और उसका डिटेल वहाँ के ऑफिस के द्वारा दिया गया। उसके बाद उस ड्राइवर को IO के द्वारा नोटिस सर्व किया गया कि वो थाना पर आकर उपस्थित हो, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। 26 तारीख को ये नोटिस दिया गया, और फिर वो ड्राइवर 28 तारीख को फुलपरास थाना में उपस्थित हुआ, जहाँ पे 41A के तहत उसको रिलीज किया गया है। क्योंकि ये जमानतीय धारा है, ये केस जो है IPC के धारा 279, 304A, 337 और 338 के अंतर्गत किया गया है, जो कि जमानतीय धारा है। उसमें हम लोगों ने 41A के तहत कार्रवाई की। ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, किसी भी केस जो 7 साल के अंदर होता है उसमें 41A के तहत कार्रवाई की जाती है। कुछ कंडीशन होते हैं, अगर वो कंडीशन फुलफिल होता है तो जो अभियुक्त होता है उसको रिलीज किया जाता है। तो हम लोगों ने जो ड्राइवर है, IO ने ड्राइवर को रिलीज किया है, और उसके बाद जो गाड़ी जो घटनाग्रस्त थी उसका इंस्पेक्शन MVI के द्वारा भी, तकनीकी खराबी के विषय में MVI के द्वारा भी जांच की गई। उसके अलावा
FSL की मुजफ्फरपुर की टीम भी आई थी, उसने भी गाड़ी की जांच की है, उसका रिपोर्ट अवेटेड है, MBI का रिपोर्ट आ गया है, गाड़ी में किसी तरीके की तकनीकी खराबी नहीं पाई गई है। उसके अलावा जो मुआवजा का प्रस्ताव है हम लोगों ने भेज दिया है, और जो पारिवारिक मुआवजा है वो अंतिम चरण में है, 1 से 2 दिन के अंदर में उनको प्राप्त भी हो जाएगा। तो ये सारी कार्रवाई की गई है हम लोगों के द्वारा। हाँ, जो ये ड्राइवर है उसके ड्राइविंग लाइसेंस को कैंसिलेशन के लिए भी हम लोग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को लिखा है। ये सारी कार्रवाई की गई है। इसमें जितनी भी प्रोटोकॉल होता है इन्वेस्टिगेशन में, जितनी भी विधि सम्मत कार्रवाई करनी होती है वो सारी चीजें की गई है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन, आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में
और आपके डिजाइन के अनुसार, तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदें खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मधेपुर प्रखंड के डायरा पंचायत में भीषण अगलगी की खबर सामने आ रही है, जहां 2 परिवार का घर जलकर पूरी तरह राख हो गया। गौरतलब है कि आग लगने की सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग से दमकल कर्मियों को भेजा गया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। मधेपुर प्रखंड अंतर्गत डारह गांव में हुई भीषण अगलगी में 2 परिवार का घर जलकर राख हो गया। इससे लाखों की संपत्ति आग के चपेट में आ गई है। डारह पंचायत में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब मोहम्मद हैमुल के पुत्र मोहम्मद फिरोज और अफरोज के घर में आग लग गई। ग्रामीणों द्वारा बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक करीब 5 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। इस अगलगी में इंसान या जानवर वगैरह के जलने की सूचना नहीं है, मगर नगद, कपड़ा, कीमती सामान जलने की पुष्टि हुई है। अंचलाधिकारी को सूचना दे दी गई है। उन्होंने कहा कि जांच उपरांत सरकारी राहत मुहैया कराई जाएगी। पंचायत के मुखिया हिफजुर रहम ने इस घटना पर दुख का इजहार किया है और पीड़ित परिवार के लिए जल्द सरकारी राहत दिलाने की बात कही है। बताइए कैसे आग लगा? एक तो घर पे हम थे नहीं, उनसे बाद में, और यहाँ पे सारा सामान जल गया। गेहूं था, चावल था, यानी बहुत सारा अनाज था घर में, सारा कपड़ा बस्तर सारा चीज जल गया। अभी शादी किए थे पुतों का, वो सारा सामान, जेवर, और एक लड़का का निकाह भी किए थे, वो भी पैसा सारे के सारे जल गया। कैसे लग रहा? अब आग किस तरह लगा, जो ये घर में 2 आदमी था वही बता सकता है जो किस तरह लगा है। आगे बोलो कै तरह लगल? हम तो नहाती रहिए, हम थोड़े ना देखलिए, तो हम नहाती रहिए तो बुढ़िया हमरा हल्ला कल के, तो काकू वहाँ से जाला अलिए तो देखलिए आग धरत। हम दोनों घर से सिलेंडर खाली सिलेंडर घींच के हम फेंक दिलिए। काला काकू इन्ना बेसी धुआं भे आग लग गए तो हम उन्ने फिर रह गए। हम पानी चलावे लगलिए आ सब काकू से अपना लाला के मुझा के देखो सारा चीज, सब चीज उ घर में खाली हम बिस्तर, बाकी सारा चीज हमरा ई घर में सारा चीज हमरा जड़ गई, सारा चीज हमरा जड़ गल। कुछ हम कॉल पर नहाती रहिए, खुले दे रहिए, ऐसे तो हमारा साफ हल्ला कल के, तो वहाँ से हम अलिए तो का कोई से हम सिलेंडर खाली घर से खाली सिलेंडर निकल, बाकी सारा चीज दोनों घर से सब चीज जड़ गई। सारा चीज हम संदूक में रखे, सब चीज हमरा यही घर में हम रखे रहिए, दोनों घर का सब चीज जड़ गई। सब नाम क्या हुआ? मोहम्मद फिरोज आलम। घर डारा? घर डारा, वार्ड नंबर 6। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। जयनगर में स्थित नेपाली रेलवे स्टेशन सुरक्षा को लेकर नेपाली रेलवे के द्वारा भारत के राजदूत को पत्र लिखा गया है। गौरतलब है कि नेपाल रेलवे के जीएम निरंजन झा ने कहा कि अगर भारत सरकार नेपाली रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को लेकर नेपाल सशक्त बल की स्वीकृति देती है तो हम अपने सुरक्षा बलों से नेपाली रेलवे स्टेशन का सुरक्षा करा सकते हैं। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी खबर। जयनगर नेपाली रेलवे स्टेशन सुरक्षा को लेकर नेपाल में भारतीय राजदूत को पत्र लिखकर जयनगर नेपाली रेलवे स्टेशन सुरक्षा व्यवस्था की बात कही है। नेपाल रेलवे के जीएम निरंजन झा ने कहा कि अगर भारत सरकार नेपाली रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को लेकर नेपाल सशक्त बल की स्वीकृति देती है तो हम अपनी सुरक्षा बलों से नेपाली रेलवे स्टेशन का सुरक्षा करवा सकते हैं। जयनगर स्थित नेपाली रेलवे स्टेशन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूर्व में लगातार समाचार प्रकाशित किया है।
21 के जिम्मे नेपाली रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को लेकर समाचार प्रकाशित होने पर समस्तीपुर मंडल रेल प्रबंधक ने जयनगर नेपाली रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के बाद पत्रकारों को बताया कि नेपाली रेलवे स्टेशन की सुरक्षा एसएसबी को करनी है। जीएम ने कहा कि नेपाली रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नहीं की जाती है तो कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। उन्होंने बताया कि भारत नेपाल के बीच नेपाली ट्रेन का परिचालन बीते वर्ष दिल्ली में दोनों देशों के प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया था। एक वर्ष बाद भी जयनगर स्थित नेपाली रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था भारत सरकार द्वारा नहीं की गई। भारत सरकार नेपाल रेलवे को लिखित दे तो नेपाली पुलिस जयनगर स्थित नेपाली रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था संभालेगा। स्टेशन सुरक्षा को लेकर प्रकाशित समाचार के बाद नेपाल रेल प्रशासन ने जयनगर से जनकपुर नेपाल के बीच प्रस्थान करने वाली नेपाली ट्रेन के खिड़की व गेट को प्रस्थान करने से पूर्व नेपाल रेल कर्मी के द्वारा जयनगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की खिड़की व गेट को बंद कर दिया जाता है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी के भाजपा जिला कार्यालय के सभागार में अनुसूचित जाति मोर्चा के भाजपा जिला अध्यक्ष अविनाश कुमार पासवान की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान रामप्रीत मंडल समेत अन्य भाजपा नेता उपस्थित रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 6 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि है। समरस समाज के रूप में हम लोग इस पुण्यतिथि को मनाते हैं। 7 दिसंबर को मिलर हाई स्कूल पटना में अम्बेडकर समागम भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा हो रहा है। इसी निमित्त यहाँ अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष अविनाश पासवान के अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। हमारे जिला अध्यक्ष मूल आदरणीय शंकर जानी भी उपस्थित थे और आज हम लोग यहाँ बैठक किए हैं तो कम से कम 2000 आदमी मधुबनी जिला से 7 तारीख को अम्बेडकर समागम में प्रस्थान करें। इसलिए आज वो बैठक थी। इस बैठक के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब बनी है और जब जब हम सरकार के गठबंधन में रहे हैं तो अनुसूचित जाति के लोगों का हमने कल्याण किया। जैसे भारत रत्न की उपाधि बाबा अम्बेडकर को देना हम लोगों ने किया। जैसे पंचतीर्थ बनाना पूरे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है। और भी जो बाबा अम्बेडकर के नाम पर जितने भी कार्यक्रम हुए हैं हम लोगों ने किया है। अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण की बात हो, महिलाओं का आरक्षण की बात हो, पंचायती राज में, निकाय में, नगर निगम में, एकल पद में, उस सब में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमारे जो गठबंधन की सरकार है कभी भी भारतीय जनता पार्टी की हितैषी नहीं रही। उनके समय में एक भी आरक्षण इस समाज को नहीं मिला। उल्टे ये लोग कहते हैं कि संविधान खतरा में है। कहीं से भी संविधान खतरा में नहीं। अनुसूचित जाति के एक्ट को हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने पहले से ज्यादा सशक्त बनाया है। तो यह काम भी हम लोगों ने किया है। ये लोग केवल ढोल पीटते हैं। ये लोग तो इतना तक कर दिए जो दलित से महादलित बना दिए। दलित को तोड़ करके अपने राजनीति उल्लू सीधा करने के लिए दलित समाज को तोड़ने का काम किया। अभी जातीय जनगणना के बाद फिर 20% आरक्षण मिला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी साथ है। मेरे ही सरकार के समय में जातीय जनगणना की बात हुई थी और हम लोगों ने इसका पूर्ण समर्थन किया है। तो इस तरह से इस समाज में अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबी हटाओ, ज्यादा से ज्यादा गरीब लोग सामान्य श्रेणी में आवे, उसमें सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग। आयुष्मान कार्ड में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग। अभी जहां तक आवास बनाने की बात है तो उसमें अनुसूचित जाति के लोग। 5 किलो अनाज गरीब को मिले उसमें सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग। तो ये सारे काम हम लोगों ने किया है। और हमारे विपक्ष के लोग हमारे समाज के लोगों को बरगला रहे हैं। ये कहते हैं जो संविधान खतरा में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो मैं अपने समाज के लोगों को यहाँ से दिशा निर्देश देता हूँ। मैं मंत्री भी रहा हूँ। मैं अपने लोगों से आग्रह करता हूँ जो न संविधान खतरा में है और न आपका आरक्षण खत्म हो रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश मजबूत हो रहा है। अनुसूचित जाति के लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनमें शिक्षा में भी आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए विपक्ष के झांसे में न आए, अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर रहें
और ये जो मेरा 7 दिसंबर को मिलर हाई स्कूल में जो अम्बेडकर समागम है उसमें जिला से ज्यादा लोग जाए, कम से कम 2000 की संख्या में हम लोग यहां से जाएंगे। यही आज का मेरा विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के रांटी स्थित एक निजी होटल के सभागार में राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस जागरूकता सम्मेलन में राजद के कई बड़े दिग्गज नेता, मंत्री व कार्यकर्ता पहुंचे। मधुबनी नगर के रांटी स्थित एक निजी होटल के सभागार में राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के तत्वाधान में आयोजित सामाजिक जागरूकता सम्मेलन में आरजेडी के प्रदेश एवं जिला स्तर के कई दिग्गज नेता, कई मंत्री, सांसद, विधायक समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। सम्मेलन की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष चित्रभानु चौधरी उर्फ राजा कुमार राज ने किया। राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव एवं पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी एवं अन्य नेताओं ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रेस को संबोधित करते हुए अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद कुमार सहनी ने कहा, अति पिछड़ा समाज के लोग आर्थिक, शैक्षणिक के साथ अन्य कई बिंदुओं पर काफी पिछड़े हैं। गरीब शोषित के नेता लालू प्रसाद यादव ने अति पिछड़ों के लिए लड़ने का काम किया है, उन्हें मुख्य धारा में लाने का कार्य किया है। महागठबंधन की सरकार ने जाति जनगणना कराकर पूरे देश में इतिहास रचने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हम जिस भी स्थिति में रहें, अति पिछड़ा विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को निस्तानुबूद करने का काम करेंगे। इसके लिए सम्मेलन में संकल्प लेते हैं। वहीं आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने कहा, महागठबंधन ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर इतिहास रचने का काम किया है और महागठबंधन की सरकार अति पिछड़ा जाति के लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए कृत संकल्पित है। आने वाले लोकसभा चुनाव में अति पिछड़ा समाज के लोग गोलबंद हो चुके हैं। दोनों लोकसभा सीट पर महागठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में खड़े रहेंगे। गौरतलब है कि सम्मेलन में कई वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्हें कई चुनावी मूल मंत्रों से अवगत कराया। आज एक अति पिछड़ा का जो सम्मेलन यहाँ पर किया जा रहा है, इसमें कई बड़े बड़े नेता आए हुए हैं प्रदेश से, बिहार के मंत्री महोदय हैं। अगर हम बात करें तो उद्घाटनकर्ता माननीय अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब, जो कि राष्ट्रीय प्रधान महासचिव है राष्ट्रीय जनता दल के और पूर्व बिहार सरकार के मंत्री हैं, ललित कुमार यादव जी आए हुए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरविंद कुमार सहनी जी हैं। माननीय परम आदरणीय देवेंद्र प्रसाद यादव जी, जो भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। बहुत लंबी ये है। रामशीष यादव है, उमाकांत यादव है, पूर्व विधायक सीताराम यादव है, पूर्व विधायक फूल हसन अंसारी जी है यहाँ पर, श्री नारायण महतो जी है यहाँ पर, और कई सारे नाम हैं। शायद मैं नहीं आप लोगों को उतनी बता पाऊं, जिनकी मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, उन सभी के प्रति भी मेरा आभार। सभी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष यहाँ पर आए हुए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के सभी प्रकोष्ठ अध्यक्ष, उनको भी मैं बहुत आभार देना चाहूंगा। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के पदाधिकारी आए हुए हैं, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जो है प्रदेश के पदाधिकारी आए हुए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के जो है जिला कमेटी के सभी सदस्यगण यहाँ पर आए हुए हैं। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ हो, महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रेणु कुमारी देवी जी को मैं विशेष आभार देना चाहूंगा। राजकुमार यादव जी, जो कि राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा समाज के प्रकोष्ठ के तत्वाधान में एक आयोजित की गई है सम्मेलन का उद्देश्य है कि हम लोग के नेता शोषित, वंचित, गरीब लोगों के मसीहा आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी की जो सोच थी कि बिहार में जो पिछले पायदान में बसे हुए हैं अति पिछड़ा समाज के, जिनकी आर्थिक, शैक्षणिक और शिक्षित, ये तमाम जो इनके दायरे थे, सभी में अति पिछड़ा समाज के लोग पिछड़े हुए थे। जब से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के हाथ में 90 में सत्ता मिली, उस समय से लगातार अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ते रहे और आज इसका नतीजा है कि पूरे देश में बिहार एक ऐसा राज्य है। सामाजिक जागरूकता अत्यंत पिछड़ा का सम्मेलन है। ये सम्मेलन इस उद्देश्य से जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित हो, इसी उद्देश्य के तहत ये सम्मेलन हुआ है, ताकि जागरूकता बढ़े। शासन हो, प्रशासन हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, सब जगह उनको आबादी के अनुसार
ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। आप देख रहे होंगे अभी जो आरक्षण बिहार सरकार ने जो फैसला लिया न केवल ऐतिहासिक है बल्कि पूरे देश में राष्ट्र को एक नजीब पेश किया गया है और समूचे देश को संदेश मिला है आरक्षण की सीमा को बढ़ाने से। क्योंकि आरक्षण का एक लिमिटेशन था 50%, 65% किया गया है इन लोगों का पिछड़ा, जन पिछड़ा, SC ST का, और जो 10% पहले से चला आ रहा है वो भी दूर किया तो 75%। ये पूरे देश को एक नजीब पेश किया गया है आरक्षण से। और किस तरह से जातीय सर्वे और सामाजिक और आर्थिक सर्वे करने से जो जातीय आधार पर गणना हुआ है, ये इससे भाजपा को बेचैनी हो गई। इतना बेचैन भाजपा हो गई है, आप देखे होंगे बदमाश होकर प्यार दे रही। और ऊपर से मजबूरी में ये लोग मंत्री थे, सदन में उनको समर्थन करना पड़ा। मुंह में राम बगल में चूड़ी, यहाँ तो समर्थन कर रहे हो, अब बाहर से लीगल फ्रंट बनाकर सुप्रीम कोर्ट में विरोध करा रहे हो। ये दो तरह का डोंगला बनी रही है या डबल स्टैंडर्ड का काम भाजपा कर रही है। भाजपा का असली इलाज है सामाजिक न्याय को हाशिए पर ले जाने वालों के लिए जातीय गणना, आर्थिक सर्वे और सामाजिक सर्वे यही एक लाजवाब है उनका इलाज। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के कमलाबारी हटलेटवा गांव निवासी समाज सेवी 55 वर्षीय राजेश्वर सिंह के निधन पर शोक सह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई लोग उपस्थित हुए जिन्होंने उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जयनगर प्रखंड क्षेत्र के बेलही पूर्वी पंचायत के कमलाबारी हटलिटवा गांव निवासी समाज सेवी 55 वर्षीय राजेश्वर सिंह के निधन पर उनके निवास स्थान पर शोक सह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। स्वर्गीय राजेश्वर सिंह के शोक सह श्रद्धांजलि सभा में समाज सेवी जिला कुशवाहा महासभा सचिव कल्पना सिंह, जिला कुशवाहा महासभा सचिव के प्रतिनिधि शंभू समेत बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने भाग लिया। कल्पना सिंह समेत श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय राजेश्वर सिंह के फोटो पर पुष्प माल्यार्पण अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कल्पना सिंह ने श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ईश्वर ने मानव रूपी शरीर दिया है जो कि अमृत के समान है, इसे व्यर्थ न जाने दे। अपने जीवन को सत्कर्मों और कर्तव्यों का निर्वहन कर निस्वार्थ भाव से सामाजिक कार्यों को करते हुए जरूरतमंदों, निसहाय की सेवा अवश्य करें और समाज को सामाजिक कार्यों के करने हेतु प्रेरित करते रहें। समाज सेवा करने पर आपकी मौत हो जाने पर भी समाज आपको सदैव याद करे, यही हमारी सभी से अपील है। शोक सह श्रद्धांजलि सभा में जिला कुशवाहा महासभा अध्यक्ष कृष्णदेव महतो, इंजीनियर राजकुमार सिंह, पूर्व मुखिया भोला यादव, मोहन सिंह, वरुण सिंह, रामाशीष महतो, सकल देव सिंह, गौड़ी शंकर सिंह, धनुषलाल महतो, अजय कुमार, राम कुमार सिंह, सुरेश सिंह, वार्ड सदस्य बेचन सिंह, हरिशंकर सिंह समेत बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने भाग लिया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र
5254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। मधुबनी के उत्पाद अधीक्षक दुर्गेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि शादी व लगन का महीना शुरू हो गया है। ऐसे में लोग चोरी छुपे शराब का सबसे अधिक सेवन करते हैं। यूं तो बिहार में पूर्ण रूप से शराब बंदी है, लेकिन अभी भी कई जगहों से शराब का कारोबार करने या शराब का सेवन करने की खबरें आती रहती है। उन्होंने बड़े ही सख्त मिजाज के साथ आम लोगों को चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार से शराब का कारोबार करने, शराब का सेवन करने या ऐसे किसी भी प्रकार के मामलों में संलिप्त पाए जाने पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। लगन की शुरुआत हो चुकी है। लोग शादी समारोह में शामिल होकर शराब का सेवन करते हैं। जिले के अंदर शराब पीते हैं, शराब का कारोबार करते हैं, तो उन लोगों को उत्पाद विभाग के द्वारा चेतावनी है। वैसे तो बिहार में शराब पूर्णतः बंद है। अगर शराब सेवन करते समय या शराब का कारोबार करते पकड़े जाने पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह बातें उत्पाद अधीक्षक दुर्गेश कुमार ने गुरुवार को पत्रकारों को कही है। उन्होंने बताया कि शहर से लेकर गांव तक उत्पाद विभाग के द्वारा शराब कारोबारी एवं पीने वाले के खिलाफ लगातार सघन जांच अभियान जारी है। आगे कहा कि हर जगह शादी समारोह में जाकर उत्पाद के कर्मी के द्वारा जांच किया जा रहा है। बताया कि अलग जगह से अगर बिहार में आते हैं और होटल में रुकते हैं, वैसी अवस्था में होटल के अंदर शराब का सेवन करते हैं, जिसमें होटल मालिक के द्वारा रोकते हैं और फिर भी पीने वाले नहीं मानते हैं, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहीं बताया कि अगर होटल मालिक के द्वारा ही शराब का सेवन करवाते हैं तो इसमें संलिप्त पाए जाने पर होटल मालिक के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और होटल को सील कर दिया जाएगा। ऐसे तो पूरे बिहार में शराबबंदी है और सभी को पता भी है। ऐसे शादी विवाह में आने वाले लोगों के लिए एक सलाह और चेतावनी दोनों है कि उन लोग अगर बिहार में प्रवेश करते हैं और किसी प्रकार के शराब या किसी पार्टी फंक्शन में शराब का उपयोग अगर करते हैं तो जो करते हैं उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी ही है। साथ में अगर किसी शादी विवाह मंडप या शादी परिसर या होटल में जो लोग रुकते हैं और उनके द्वारा अगर कोई इस्तेमाल किया जाता है और उस परिसर के अगर कर्मचारी के द्वारा मना करने के बावजूद भी अगर वो व्यक्ति नहीं मानता है तो संबंधित उत्पाद पदाधिकारी को उनके द्वारा सूचित किया जाएगा, तो उन पर अविलंब कार्रवाई की जाएगी। अगर वो सूचित नहीं करते हैं तो ये समझा जाएगा कि संबंधित परिसर के जो भी मालिक हों उनकी संलिप्तता उसमें है। शराब परिसर से किसी प्रकार का अगर शराब और पीते खाते व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उस परिस्थिति में शराब परिसर का मालिक भी दोषी माना जाएगा, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अभी सघन जांच चल रही है, सभी शादी परिसर को देखा जा रहा है, प्रत्येक दिन छापामारी भी चल रही है। ये मेरे ओर से उन लोग को सख्त हिदायत है कि अगर इस प्रकार का कोई भी अवैध कार्य उनके परिसर से हो रहा है तो इसमें वो दोषी माने जाएंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जनकपुर श्रृंगार कुंज कथबनिया कुठी में 68वां वर्ष का रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया जा रहा है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पिछले 65 वर्षों से अखंड दीप प्रज्वलित हो रहा है और हर वर्ष रामचरितमानस पाठ का आयोजन कराया जाता है। जनकपुर श्रृंगार कुंज कथबनिया कुट्टी में 60वां वर्ष का रामचरितमानस रामायण पाठ का आयोजन पुजारी सूर्य नारायण दास बाबा के द्वारा कराया जा रहा है। श्रृंगार कुंज कथबनिया कुट्टी के पुजारी सूरज दास बाबा ने बताया कि यह कुट्टी सैकड़ों वर्ष पुराना है। उन्होंने बताया कि इस कुट्टी में 65 वर्षों से अखंड दीप प्रज्वलित हो रहा है। उन्होंने बताया कि जनकपुर श्रृंगार कुट्टी में नेपाल के पूर्व राजा व रानी आकर बाहर जल रहे अखंड दीप में घी डालकर आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं। श्रृंगार कुंज कथवनिया कुट्टी जनकपुर में देश विदेश से श्रद्धालु यहां आकर रहते एवं ठहरते हैं। उन श्रद्धालु भक्ति को दिन व रात का प्रसाद यहां खिलाया जाता है। उन्होंने कहा कि साल में कई बार भव्य कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें रामनवमी, एकादशी, विवाह पंचमी का कार्यक्रम प्रमुख है। श्रृंगार कुंज कथबनिया कुट्टी जनकपुर में सुबह शाम राम सीता का भजन कर भोग लगाते हुए आरती की जाती है। श्रृंगार कुंज कथबनिया के पुजारी सूरज नारायण दास उर्फ सूरज बाबा ने बताया कि इस कुट्टी में रामचरितमानस का यह 68वां वर्ष का रामचरितमानस नवाह पाठ बड़े ही धूमधाम के साथ कराया जा रहा है। जिस रामचरितमानस नवाह पारायण पाठ में 14 व्यास दिन रात पाठ कर रहे हैं। श्रृंगार कुंज कथबनिया कुट्टी जनकपुर धाम के पुजारी सूरज नारायण दास बाबा ने बताया कि रामचरितमानस नवाह पाठ के बाद सीताराम नाम का अखंड अष्टजाम कीर्तन किया जाएगा। हनुमान लाला की प्रेरणा से विश्व कल्याणार्थ अखंड दीप प्रज्वलित हो रहा है। रामचरितमानस पाठ सुनकर मानव का सदैव कल्याण होता है। उन्होंने रामचरितमानस नवाह पाठ एवं अखंड सीताराम अष्टजाम कीर्तन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाग लेने की अपील की है। और वो इतना भजनानंदी थे कि बहुत दूर तक पूरे जनकपुर में बहुत दूर तक उनका प्रचार हुआ। ये बहुत भजन करते थे, जो बोलते थे वो सत्य होता था। ऐसे महात्मा उन्हीं का स्थापना किया हुआ है। उनके बाद उनके शिष्य थे रामस्वरूप दास पुजारी थे, उनको हम लोग पुजारी कहते थे। पुजारी रामस्वरूप दास जी के समय में भी इस स्थान का बहुत विकास हुआ। वो भी यहाँ पुजारी हनुमान जी का स्थापना की है आपके बगल में। और 55 बरस से एक दीप जल रहा है यहाँ। वो उस दीप अखंड दीप है। वो 55 बरस से यहाँ जल रहा है। बड़े बड़े लोग आके उस दीप का दर्शन करते हैं, बड़े बड़े लोग आके वहाँ में घी डालते हैं। और इसी दीप के महत्व से, उस दीप के इतना बड़ा महात्म्य है, इस स्थान का नाम उजागर है। उस दीप की हनुमान जी की नियमित पूजा होती है, भगवान की नियमित पूजा होती है। तो संस्थापक हुए रामचंद्र दास जी महाराज। यहाँ जो मंदिर के अंदर जो पाठ कितने वर्षों से चलता है? 68वां वर्ष है। अभी किस चीज का पाठ चल रहा है? रामचरितमानस। और इस स्थान का क्या कुछ विशेष महत्ता है? जी हम लोग का ये गुरुद्वारा हुआ है, से भी आ रहे हैं। तो बाबा के वही और 60 साल से यहाँ दीप भी प्रज्वलित हो रहा है। एक भी बार उसमें नहीं लगा हुआ इसमें वही जो 65 वर्ष पहले जो दीप 68 साल पहले जो दीप जला वो लगातार जल रहा है। अभी तक कभी बुझा नहीं। दोनों बाबा थे, अभी दोनों बाबा को वहाँ स्मृति है। दोनों बाबा के समीप से हम लोग आ रहे हैं। हर समय उत्सव होता है, मटकोर भी होता है। किस चीज पंचमी का कितना उत्सव होता है? किस चीज का? या पंचमी का होता है, जैसे झूला हुआ वो होता है। जितना रामानंदी संप्रदाय में है सब यहाँ पर मनाते हैं। हम लोग सब सखी भी आते हैं। बहुत भारी से भारी संख्या में भंडारा भी चलता रहता है। उनका भंडारा होता रहता है। यहाँ हमेशा भंडारा जी अनपुट का भी भंडारा होता है। अक्षय नवमी का जो होता है भंडारा, वो सुबह सब महिला को यहाँ पर सजाया होता है, रात को भंडारा होता है। जितना लोग आए सब करता है। क्या नाम हुआ? सिया रानी नाम है।
आप चौक आइए एक बार यहाँ, बहुत भव्य रूप से। और यहाँ जनकपुर के कुछ और नया इतिहास के बारे में बताइए। अब जैसे आपको जानकी मंदिर, जे बहुत बोले हैं, बहुत मठ है, बहुत कुंड है। जैसे कि जानकी मंदिर यहाँ के जनकपुर धाम के प्रमुख रूप में जो टीकमगढ़ रानी के द्वारा निर्माण हुआ था, वो प्रमुख यहाँ का जानकी मंदिर है, जो कि वहाँ बाबा सूरकिशोर जी महाराज हुए थे। वे संत को कैसे, मतलब उसका इतिहास है, वो बाबा सूरकिशोर जी महाराज भावुक संत थे। भावुक संत अर्थात तो सीताराम जी से उनका डायरेक्ट संपर्क जो कहते हैं तो था, उनसे बातचीत। एक बार उनसे भावुक महात्मा थे, उनको जो है जानकी जी को बेटी के रूप में अपना भाव रखे थे, लड़की के रूप में। एक बार उनको ये हुआ कि बेटी के वियोग में वो एकदम ये होने लगे, और यहाँ से आपको जाते कि अब हम जाएंगे, बेटी से भेंट करेंगे, बेटी नहीं आ रही है तो हम ही अब जाएंगे। वैसे बेटी के यहाँ जाना थोड़ा ये माना जाता, निषेध माना जाता है, लेकिन हम जाएंगे ऐसा करके। और गए सरजू किनारे, वहाँ जो इसी पार में, जब वहाँ पर पहुँचे सरजू किनारे, ताकि अब उस क्षेत्र में तो हम नहीं जाएंगे, यहीं पर अब जैसे जो होगा किशोरी को जैसे भावना होगा वो, और वहीं पर कहते हैं कि जानकी जी आई, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं, आप जाइए यहाँ से, जनकपुर ही जाइए, अमुक जगह, वो जगह हुआ यहीं पर जो जानकी मंदिर के पास में ही था, उस जगह पर आप जाइए वहाँ, और हम आपको वहीं मिलेंगे। और बाबा जो है जो वहाँ पर रहने लगे, उनका पेड़ जो था, उस जगह क्या नाम है? सूरकिशोर जी महाराज। उन्होंने ही जनकपुर, ये जनकपुर है इस बात का उन्होंने ही, उसके पूर्व यहाँ जंगल था, क्योंकि ये जो आपको है, ये राम जानकी का जो विवाह है या राम जानकी जो हुए वो त्रेता युग में हुए। त्रेता युग के बाद में द्वापर युग हुआ, द्वापर युग के बाद में तब कलयुग अभी चल रहा है इस तरीके से। लेकिन उनको जो है आज से करीब लगभग 500 वर्ष पूर्व बाबा सूरकिशोर जी महाराज यहाँ पर आए। उसके बाद में जब यहाँ पर जो है तो उनको मिले किशोरी जी जुगल सरकार के रूप में, और उन्हीं का वो सेवा करने लगे। जो आज भी जानकी मंदिर यहाँ का प्रभु जनकपुर धाम का है, वहाँ पर आपको वैसे नहीं, वैसे तो 3 मूर्ति हैं, 2 बड़े मूर्ति हैं राम जानकी के, लेकिन दक्षिण साइड में जो छोटे मूर्ति हैं, छोटे रूप में हो, कहा जाता है कि सोना के वो मूर्ति। एक बार में ऐसा भी हुआ कि राम जानकी का चोरी हो गया यहाँ से, राम जानकी को जो है तो हाँ, वो 1962 नहीं है, 1962। तो इस तरीके से वो जो है आपको बाबा का भी, बाबा के द्वारा ही निर्मित। उसके बाद में तो और जो मूर्ति हैं, बड़े मूर्ति हैं, वो तो रानी ने स्थापित की, परंतु वो छोटे मूर्ति हैं दक्षिण साइड में इस समय पधराए हुए हैं जानकी मंदिर में सिंहासन पर, वो बाबा सूरकिशोर जी के द्वारा वो। जनकपुर में कितने मठ है? देखिए उस संबंध में कहा गया हुआ, हम लोग के यहाँ का फॉर्मूला है 52 कुटी 72 कुंडा। कुंड अर्थात तालाब जो है यहाँ का है कि पूर्व के जो है 52 कुटी प्रमुख थे। पुराना अभी जाते हैं वो हमने कर रहे हैं, पुराना जो है ये कहा पुराना, ठीक है, यानी बड़े जो यानी। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक सौराठ सभागाछी में बीते वर्ष 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन का 1 वर्ष पूरा होने पर 1.25 लाख पार्थिव शिव पूजन का आयोजन किया गया। इस दौरान पुजारियों ने बताया कि बीते 13 नवंबर को ही 1 वर्ष पूरा हो गया था। किसी कारणवश अच्छे मुहूर्त को देखते हुए 1.25 लाख पूजन का आयोजन फिर से करवाया गया है। विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक सौराठ सभागाछी में बीते वर्ष हुए 1.25 करोड़ पार्थिव शिव पूजन का 1 साल पूरा होने पर 1.25 लाख पार्थिव शिव पूजन किया गया। पार्थिव शिव पूजन के बारे में समिति के युवा सदस्य ने बताया कि ऐसे तो 1 वर्ष 13 नवंबर को ही पूरा हो गया, लेकिन पूजा आज की जा रही है। इस पूजा में 11 पंडित, 1 ब्रह्मा आचार्य के सहयोग से किया गया, जबकि पूजा के सफल संपादन में सुबोध चंद्र मिश्र, बमदल झा,
रोहित कुमार झा, अजीत कुमार झा, राजेश कुमार भोलू, बचनू ठाकुर, धीरज मिश्र सहित अन्य युवा अपना सहयोग दे रहे हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बासोपट्टी के श्री ब्रह्म बाबा स्थान परिसर में श्री 108 श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब है कि कथा वाचन के लिए मथुरा से वाचिका राधा जी पधारी हैं। वहीं इस कथा आयोजन में भाजपा नेता सह प्रसिद्ध स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद पहुंचे, जहां उन्होंने भजन भी पेश किया। बासोपट्टी के ब्रह्म बाबा मंदिर के प्रांगण में भागवत कथा में राष्ट्रीय कथा वाचिका राधिका जी, जो मथुरा से पधार कर अपने अमृत वाणी से भक्तों को आह्लादित कर रही हैं। भक्ति के रस से सराबोर भक्तगण पर ही प्रसन्न चित्त होकर प्रवचन का आनंद ले रहे हैं। संगीत के वातावरण से भक्तगण मंत्रमुग्ध होकर नाचने लगते हैं। इस मौके पर झंझारपुर लोकसभा के संभावित प्रत्याशी प्रदेश भाजपा नेता एवं स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद राजनगर को मंदिर के प्रांगण में भागवत कथावाचिका राधिका जी व समिति के सभी सदस्यों द्वारा मंच पर विधिवत मिथिला का सम्मान पाग दुपट्टा से सम्मानित किया गया। वहीं मौके पर अमरनाथ प्रसाद द्वारा मंच पर भजन प्रस्तुत किया गया। भक्तिमय वातावरण से हमारे शरीर के अंदर जितने भी विकार व दुर्गुण होते हैं सभी नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य का मन निर्मल, तन पवित्र और शरीर विकार से रहित हो जाता है। इस कार्यक्रम में उपस्थित अध्यक्ष ललन मंडल, सचिव रविंद्र भंडारी, संरक्षक राम बहादुर चौधरी, सदस्य कार्यकर्ता चंदन शर्मा, संजीत मंडल, नंद किशोर पासवान समेत कई लोग शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बीते गुरुवार को भारत नेपाल के खुटौना प्रखंड के लौकहा जी संवाई एसएसबी के जवानों ने बॉर्डर संख्या 246 के समीप एक महिला को हिरासत में लिया। महिला उज्बेकिस्तान की है, जिसके पास से फर्जी पते का आधार कार्ड, नेपाली और भारतीय पैसे भी बरामद किए गए हैं। गौरतलब है कि महिला को अवैध कागजातों के साथ अवैध तरीके से भारतीय सीमा में प्रवेश करते हुए पकड़ा गया, जिसे लौकहा पुलिस के हवाले कर दिया गया। सूत्रों की माने तो यह मामला देह व्यापार से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। लौकहा जी संवाई के एसएसबी जवानों ने गुरुवार को भारत नेपाल सीमा के स्तंभ संख्या 246 के समीप स्थित कस्टम चेक पोस्ट पर उज्बेकिस्तान देश की महिला को बिना दस्तावेज अवैध तरीके से प्रवेश करते हुए पकड़ा। जानकारी देते हुए एसएसबी इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि रोजमर्रा की तरह गुरुवार की सुबह 9:30 बजे सीमा के चेक पोस्ट पर तैनात जवान दोनों देशों से आने जाने वाले लोगों पर निगरानी जमाए हुए थी। साथ ही उनके सामानों की भी तलाशी ली जा रही थी। तभी नेपाल से भारत की ओर आ रही एक महिला पर शक हुआ, जहां पूछताछ के दौरान महिला घबराने लगी, जिसे कैंप ले जाया गया तथा स्थानीय थाना के थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर संतोष कुमार मंडल, आईबी एवं अन्य बाल कर्मियों की मदद से सघन पूछताछ की गई, जहां महिला ने अपनी पहचान उज्बेकिस्तान देश की कुकच्चे गांव के गली नंबर 35 बी निवासी दौलत कीजी की 25 वर्षीय बेटी खुजेवा जिलोला के रूप में बताई। महिला ने आगे बताते हुए कहा कि यह काठमांडू से दिल्ली अपने दोस्त राकेश के पास जा रही थी, जो दिल्ली में गाड़ी चालक है। महिला की तलाशी के दौरान द्वारकापुरी पते का फर्जी आधार कार्ड, 1260 रुपए नेपाली करेंसी, $5 भारतीय मुद्रा के 20 रुपए, यूएई के 3 सिक्के, एक वीवो मोबाइल, 3 सिम कार्ड तथा एक सूटकेस बरामद हुआ। वहीं एसएसबी ने महिला के दिए गए बयान, एक पर्याप्त दस्तावेज के नहीं रहने पर अवैध तरीके से भारतीय सीमा में प्रवेश करने के आरोप में लौकहा थाना में प्रतिवेदन दिया। थानाध्यक्ष लौकहा ने एसएसबी के दिए गए प्रतिवेदन पर मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पूछताछ के दौरान विदेशी महिला ने बताया कि तो 3 से 4 बार आ चुकी है और एक बार पूना में घूमते हुए पकड़ी गई थी, जिसे एम्बेसी को सौंप दिया गया था। पुनः 28 अक्टूबर को उज्बेकिस्तान से काठमांडू और फिर काठमांडू से दिल्ली जाने की तैयारी थी, लेकिन एसएसबी ने पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक महिला देह व्यापार के लिए बार बार आ जा रही थी। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ।
तब तक दीजिए पूरे टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डी न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।